हेलो दोस्तों, तो हम पीएम क्लासेस में आज पढ़ेंगे रक्त यानी कि ब्लड के बारे में। जानेंगे कि ब्लड होता क्या है, इसमें कौन कौन से घटक पाए जाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले स्लाइड से। देखो, इस स्लाइड पर बीच में खून की एक बहुत ही चमकती हुई 3D बूंद है, और अगर इसके अंदर देखें तो लाल और सफेद कोशिकाएं और दूसरी चीजें तैरती हुई दिख रही हैं। हाँ, ये तो सच में किसी ब्रह्मांड जैसा लग रहा है। एकदम, ये विजुअल यही दिखाता है कि खून सिर्फ लाल पानी नहीं है। स्लाइड का टाइटल भी यही है, मानव रक्त, जीवन का आधार। और इसमें लिखा है कि ये तरल संयोजी ऊतक है, मतलब लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। हाँ, ये हमारे शरीर का ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन की डिलीवरी करता है। और एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमारे शरीर के कुल वजन का लगभग 7% हिस्सा खून ही होता है। और साइड में 2 और जरूरी बातें बताई गई हैं। एक तो पीएच मान 7.4 है, मतलब ये थोड़ा सा क्षारीय या कहूं कि अल्कलाइन होता है। और दूसरा कि खून की स्टडी को हीमेटोलॉजी कहते हैं। 1 मिनट, यहाँ एक बात मेरे दिमाग में आ रही है, इसे तरल संयोजी ऊतक क्यों कहते हैं? तरल और ऊतक मतलब टिश्यू, ये दोनों शब्द एक साथ थोड़े अजीब नहीं लगते? बहुत अच्छा सवाल है। ऊतक तो हम कोशिकाओं का समूह समझते हैं। हाँ, जो साधारणतः ठोस होते हैं। सही, इसका जवाब हमें आगे मिलेगा, लेकिन संक्षेप में ये पूरे शरीर को जोड़ता है, इसलिए संयोजी है। और इसका आधार प्लाज्मा तरल है, इसलिए तरल। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। ठीक है, मात्रा और मापन पर आते हैं। इस स्लाइड पर 3 अलग अलग विजुअल्स हैं। देखो, बाईं तरफ एक मशीन है जो खून की मात्रा मतलब वॉल्यूम माप रही है। अच्छा। और बीच में बोन मैरो और लिवर के 3D मॉडल्स हैं। हाँ, ये खून बनाने की फैक्ट्रियां हैं। और दाईं तरफ एक पाइप में ब्लड प्रेशर मापा जा रहा है। ये तो सबने देखा ही होगा डॉक्टर के पास। बिल्कुल। तो सबसे पहले मात्रा की बात करते हैं। एक स्वस्थ पुरुष में 5 से 6 लीटर और महिला में 4 से 5 लीटर खून होता है। और बनता कहाँ है? वयस्कों में तो अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो में। हाँ, लेकिन भ्रूण में मतलब एम्ब्रियो में ये लिवर में बनता है। और आखिर में ब्लड प्रेशर, जो सामान्यतः 120/80 mmHg होता है। और इसको मापने वाले यंत्र का नाम भी बड़ा अजीब है, स्फिग्मोमैनोमीटर। हाँ, स्फिग्मोमैनोमीटर। अच्छा, यहाँ मेरा एक और सवाल है, भ्रूण में खून लिवर में और वयस्कों में बोन मैरो में क्यों बनता है? मतलब इस बदलाव का कोई खास कारण है? हाँ, ये विकास की प्रक्रिया से जुड़ा है। जब भ्रूण बन रहा होता है तब हड्डियां पूरी तरह विकसित नहीं होती। अच्छा। तो लिवर ये काम संभालता है। बाद में जब हड्डियां मजबूत हो जाती हैं तो ये काम ज्यादा सुरक्षित जगह यानी बोन मैरो को मिल जाता है। समझ गई, ये तो बहुत तार्किक है। चलो अब अगली स्लाइड पर चलते हैं। अब बात करते हैं खून की बनावट की। ठीक है, इसके संगठन की, कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड। यहाँ देखो, 2 बड़े कांच के कंटेनर हैं जो एक पाइप से जुड़े हैं। एक में पीला तरल पदार्थ है जो 55% हिस्सा दिखा रहा है, और दूसरे में लाल और सफेद कोशिकाएं हैं जो 45% हिस्सा दिखा रही हैं। एकदम। तो जैसा विजुअल में दिखाया गया है, खून के 2 मुख्य भाग होते हैं। पहला है प्लाज्मा, जो खून का तरल भाग है 55%, और दूसरा है रुधिराणु यानी कार्पस्कल्स, जो ठोस भाग है 45%। हाँ, स्लाइड में इसे चाय का पानी और दूध और चाय की चीनी और पत्ती के उदाहरण से समझाया है। प्लाज्मा पानी और दूध जैसा है और रुधिराणु चीनी और पत्ती जैसे। चाय की चीनी और पत्ती वाला उदाहरण थोड़ा और समझाओगे? इसका क्या मतलब है कि ये ठोस भाग है? मतलब ये पत्थर जैसा ठोस तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब सिर्फ ये है कि ये तरल प्लाज्मा में घुले हुए या तैरते हुए कण हैं, जैसे चाय में चीनी और पत्ती तैरती है। अच्छा, अब समझी, मतलब अलग अलग कण। हाँ, चलो अब इसी प्लाज्मा को और गहराई से समझते हैं अगली स्लाइड में। ठीक है, देखते हैं प्लाज्मा और सीरम में क्या अंतर है। इस स्लाइड में एक बहती हुई नदी जैसी धारा है। शुरुआत में ये पीली है, जिसे प्लाज्मा कहा गया है, और फिर एक रोबोटिक हाथ उसमें से कुछ निकाल रहा है। वो फाइब्रिनोजन नाम का एक प्रोटीन निकाल रहा है, और उसके बाद जो धारा बची है वो थोड़ी ज्यादा पारदर्शी है, उसे सीरम कहा गया है। पर हमला कर रही है, एक सुरक्षा कवच के अंदर। इसका वैज्ञानिक नाम है ल्यूकोसाइट्स। संख्या में ये सिर्फ 8000 से 10,000 होती हैं। हाँ, और जीवन काल सिर्फ 2 से 4 दिन का होता है।
इनका आकार भी निश्चित नहीं होता, अमीबा जैसा, और इनमें केंद्रक होता है। और इनका मुख्य काम है इम्यून सिस्टम बनाना, शरीर का बॉडीगार्ड या पुलिस भी कहते हैं इन्हें। सही, और इनकी मृत्यु रक्त में ही हो जाती है। पर इनका जीवन काल सिर्फ 2-4 दिन का क्यों होता है? आरबीसी तो 120 दिन जीती हैं। ये बहुत बड़ा अंतर है। क्योंकि ये लगातार संक्रमण से लड़ते रहते हैं। ये हमारे फ्रंट लाइन सोल्जर्स हैं। इस लड़ाई में ये खुद भी खत्म हो जाते हैं, इसीलिए शरीर इन्हें लगातार बनाता रहता है। अब WBC के प्रकार देखते हैं। अगली स्लाइड है ग्रैन्युलोसाइट्स पर। कणिका युक्त WBC। हाँ, यहाँ 3 तरह की कोशिकाएं दिखाई गई हैं। पहली बैक्टीरिया से लड़ रही है, दूसरी एलर्जी पैदा करने वाले कणों से, और तीसरी एक कीड़े मतलब पैरासाइट से लड़ रही है। तो ये वो WBC है जिनके कोशिका द्रव्य में कण होते हैं। बिल्कुल। पहला प्रकार है न्यूट्रोफिल्स, जो संख्या में सबसे ज्यादा 65% होते हैं और बैक्टीरिया को मारते हैं। दूसरा है बेसोफिल्स, सबसे कम 0.5 से 1%, और ये एलर्जी से बचाव करते हैं। और तीसरा इओसिनोफिल्स, जो वायरस और प्रोटोजोआ से सुरक्षा करते हैं। सही। अगर बेसोफिल्स एलर्जी से बचाव करते हैं, तो फिर लोगों को एलर्जी होती क्यों है? क्या ये ठीक से काम नहीं करते? नहीं, ये बचाव की पहली कोशिश करते हैं, पर जब एलर्जी पैदा करने वाला तत्व मतलब एलर्जिन ज्यादा ताकतवर हो तो शरीर में रिएक्शन होता है। ये एक तरह का ओवर रिएक्शन है। अच्छा, ये एक ओवर रिएक्शन है। हाँ, अब WBC का दूसरा प्रकार देखते हैं। अगली स्लाइड है ग्रैन्युलोसाइट्स पर। अकणिका युक्त मतलब जिनमें कण नहीं होते। हाँ, यहाँ 2 कोशिकाएं हैं। पहली, जो आकार में बड़ी है, वो एक टूटी हुई सतह की मरम्मत कर रही है। यह है मोनोसाइट्स। और दूसरी कोशिका जो छोटी है, वो एक दिमाग से जुड़ी हुई है और मेमोरी स्टोर कर रही है। ये जरूर लिम्फोसाइट होगी। एकदम सही। तो पहला है मोनोसाइट्स, जो आकार में सबसे बड़ी WBC होती है और घाव भरने का काम करती है। और दूसरा है लिम्फोसाइट्स, जो सबसे छोटी WBC है। ये मेमोरी सेल्स बनाती है, बीमारी को याद रखती है। हाँ, और T सेल्स का निर्माण भी करती है, जो इम्यूनिटी के लिए बहुत जरूरी है। स्लाइड में एक एग्जाम पॉइंट भी दिया है। आकार में सबसे बड़ी = मोनोसाइट, लेकिन संख्या में सबसे ज्यादा = न्यूट्रोफिल। ये मेमोरी सेल्स का क्या मतलब है? क्या ये सच में दिमाग की तरह कुछ याद रखती हैं? हाँ, एक तरह से। ये किसी वायरस या बैक्टीरिया के हमला करने पर उसे पहचान लेती हैं, ताकि अगली बार उससे बेहतर तरीके से लड़ा जा सके। अच्छा, जैसे वैक्सीन काम करती है। बिल्कुल। चलो, अब खून के तीसरे सिपाही के पास चलते हैं। अगली स्लाइड है प्लेटलेट्स पर। मरम्मत इंजीनियर यानी थ्रोम्बोसाइट्स। हाँ, देखो,
नस दिखाई गई है और बहुत सारी छोटी छोटी प्लेटलेट्स मिलकर उस टूटी हुई जगह पर एक जाल बनाकर उसे बंद कर रही हैं ताकि खून बाहर न बहे। और साइड में डेंगू के मच्छर का चेतावनी संकेत भी है। हाँ, इनकी संख्या 1.5 लाख से 4.5 लाख तक होती है। जीवन काल 3 से 5 दिन का। इनमें भी केंद्रक नहीं होता और ये केवल स्तनधारियों में पाई जाती हैं। और डेंगू में इन्हीं की संख्या तेजी से गिरती है। सही कहा, जिससे अंदरूनी रक्तस्राव का खतरा बढ़ जाता है। मेरा एक सवाल है, अगर ये सिर्फ स्तनधारियों में होती हैं, तो दूसरे जीवों में जैसे पक्षियों में चोट लगने पर खून बहना कैसे रुकता है? उनमें थक्का जमाने की अलग प्रक्रियाएं होती हैं, थोड़ी अलग तरह की कोशिकाएं होती हैं। अब हम तीनों की एक साथ तुलना करते हैं। अगली स्लाइड इसी बारे में है। ठीक है, संख्या बनाम आकार। स्लाइड पर 2 तुलनाएं हैं। एक तरफ संख्या की, जहां लाल क्यूब्स का एक बड़ा ढेर आरबीसी एक छोटे सफेद क्यूब के बगल में रखा है, और दूसरी तरफ आकार की तुलना है, जहां एक बड़ा सफेद गोला WBC एक छोटी लाल डिस्क RBC से बड़ा दिख रहा है। तो सबसे पहले संख्या की बात करें तो सबसे ज्यादा RBC, फिर प्लेटलेट्स और सबसे कम WBC होती हैं। और आकार की बात करें तो क्रम ठीक उल्टा है। सबसे बड़ी WBC, फिर प्लेटलेट्स और सबसे छोटी RBC। बिल्कुल, और इनका अनुपात भी दिया है। RBC, WBC, प्लेटलेट्स का अनुपात है 601:40 है, लेकिन संख्या के क्रम में प्लेटलेट्स WBC से ज्यादा हैं। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, इसे साफ कर सकते हो? हाँ जरूर। अनुपात का मतलब है कि अगर तुम खून का एक सैंपल लो जिसमें 600 RBC हैं, तो उसी सैंपल में तुम्हें लगभग 1 WBC और 40 प्लेटलेट्स मिलेंगी। अच्छा, ये घनत्व का अनुपात है, कुल संख्या का नहीं। सही, कुल संख्या लाखों में होती है, पर अनुपात यही रहता है। अब देखते हैं कि ये प्लेटलेट्स थक्का जमाती कैसे हैं। अगली स्लाइड क्लॉटिंग प्रक्रिया पर है। रक्त का थक्का, कैस्केड प्रोसेस। यहाँ एक टूटी हुई नस के ऊपर मकड़ी के जाले जैसा स्ट्रक्चर बना है जिसे फाइब्रिन कहते हैं, और उसमें RBC फंसी हुई हैं। और ये एक 4 स्टेप की प्रक्रिया है। हाँ, ये एक कैस्केड प्रक्रिया है, मतलब एक के बाद एक होने वाली घटना। स्टेप 1, थ्रोम्बोप्लास्टिन और कैल्शियम मिलकर प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिव करते हैं। स्टेप 2 में प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन बनता है। स्टेप 3 में थ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन मिलकर फाइब्रिन बनाते हैं, जो एक जाली है। और स्टेप 4 में उस जाली में RBC फंसकर थक्का बना देती हैं। और इस प्रक्रिया के लिए 3 मुख्य चीजें जरूरी हैं: कैल्शियम, विटामिन K और प्रोटीन फाइब्रिनोजन। सही। इस प्रक्रिया को कैस्केड प्रोसेस क्यों कहा गया है? और क्या विटामिन K की कमी से सच में खून का थक्का नहीं जमेगा? कैस्केड का मतलब है एक घटना जो दूसरी घटना को शुरू करे, जैसे एक के बाद एक झरना गिरता है। और हाँ, विटामिन K बहुत जरूरी है, इसके बिना ये प्रक्रिया ठीक से काम नहीं करेगी। चलो अब कुछ और मजेदार तथ्य देखते हैं। अगली स्लाइड एग्जाम पावर फैक्ट्स की है। अच्छा, रोचक तथ्य। बीच में एक जटिल 3D ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर एक शाही ताज, कॉकरोच, ऑक्टोपस और दवा की शीशियां दिख रही हैं। वाह! यहाँ 4 मुख्य तथ्य हैं। पहला, हेपेरिन। ये एक एंटी क्लॉटिंग एजेंट है जो शरीर के अंदर खून को जमने से रोकता है। दूसरा है हीमोफीलिया। इसे शाही बीमारी कहते हैं। इसमें खून का थक्का नहीं जमता। तीसरा, कॉकरोच का खून सफेद होता है जिसे हीमोलिम्फ कहते हैं। और चौथा, ऑक्टोपस का खून नीला होता है जिसे हीमोसाइनिन कहते हैं। एक सवाल मन में आ रहा है, अगर शरीर में हेपेरिन खून को जमने से रोकता है, तो चोट लगने पर थक्का कैसे जम जाता है? क्या हेपेरिन काम करना बंद कर देता है? बेहतरीन सवाल। चोट लगने पर प्लेटलेट्स और ऊतक कुछ ऐसे रसायन छोड़ते हैं जो हेपेरिन के असर को सिर्फ उसी जगह पर बेअसर कर देते हैं। अच्छा, मतलब सिर्फ उस खास जगह पर। हाँ, और क्लॉटिंग प्रोसेस शुरू हो जाती है। चलो, अब आज की क्लास के निष्कर्ष पर आते हैं। ठीक है, आज की चर्चा को समेटते हैं। तो आज हमने प्लाज्मा, RBC, WBC और प्लेटलेट्स की पूरी सेना को समझ लिया। हाँ, और हमारा अगला टॉपिक होगा ब्लड ग्रुप्स और ट्रांसफ्यूजन। ये समझना कि क्यों किसी का भी खून किसी को नहीं चढ़ाया जा सकता। ये काफी दिलचस्प होगा। बिल्कुल,
अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका सपोर्ट ही हमारी प्रेरणा है। उम्मीद है आज की क्लास ने आपको एक नई दिशा दी होगी। अगर आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इससे मुझे आपके लिए और भी बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है। और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।